नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, वो जो टॉपिक होगा वो होगा हार्ट यानी हृदय। तो टॉपिक पे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों का जेएस एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो चलो फिर बिना आप लोगों का वक्त घुमाए आज एक और शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, जिसके बारे में मैंने हार्ट के बारे में पूरी उस हार्ट की जानकारी आपको दूंगा, और हार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने क्लास में पुटअप कर दिया है। पीडीएफ आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूंगा, तो आप लोग उस पर मैसेज कर देना, तो आप लोगों को पीडीएफ उसकी प्राप्त हो जाएगी। या फिर मेरे टेलीग्राम जो चैनल है जेएस एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है, तो उस ग्रुप में डाल दूंगा। चलो फिर बिना आपका वक्त गंवाए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा हार्ट का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हार्ट का है वो है कि हमारे हृदय हृदय हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है। पहले तो आपको हार्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का क्या काम होता है। तो अभी हार्ट हार्ट जो हमारा हृदय जो हमारा होता है वो एक रक्त का पंपिंग स्टेशन होता है। पंपिंग स्टेशन यानी हमारे रक्त को पंप करने का कार्य जो होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाना, रक्त को शुद्ध करना, जितना भी काम होता है वो हार्ट का होता है। तो हृदय रक्त का नियमन करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो और हृदय रक्त को शुद्धिकरण भी हार्ट में ही होता है। तो हृदय के बारे में नॉर्मल जो जानकारी है वो ये है, और मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको सभी जानकारी देता रहूँगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो होगा कि हृदय हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है। जो हार्ट होता है वो हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो जो हार्ट होता है वो हमारे शरीर के बाईं तरफ होता है। बाईं तरफ उधर सतह पर दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। जो उधर सतह होती है यानी पेट के थोड़ा सा ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच में, यानी दोनों फेफड़ों के मध्य में, यानी हमारा हार्ट जो होता है यहाँ होता है। लगभग हमारा हार्ट यहाँ होता है। तो याद रखना उधर सतह पर दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हृदय की संरचना होती है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो पाया तो किधर जाता है ये तो मैंने बता दिया। अभी हार्ट की संरचना कैसी होती है, तो जो हार्ट होता है वो बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान होता है और त्रिकोणीय शंकु आकार होता है। बंद मुट्ठी के समान यानी बंद मुट्ठी के समान और त्रिकोणीय शंकु आकार होता है। शंकु किस आकार का होता है वो आप लोगों को पता है, तो शंकु आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट का वजन कितना होता है। तो हार्ट का वजन 300 से 350 ग्राम होता है। 300 से 350 ग्राम मैंने कैसे बताया है, इसकी लंबाई जो होती है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर। लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। महिलाओं में इसका वजन थोड़ा सा कम होता है, उनमें 250 से 300 ग्राम होता है, और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। कहीं 300 ग्राम कहीं 350 ग्राम, तो 300 से 350 ग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि हृदय यानी हार्ट, हृदय यानी हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और हार्ट का जो जो डॉक्टर होता है, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जिस्ट कहते हैं। यहाँ पे ट लगा दो, यानी कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, और कार्डियोलॉजी हार्ट के अध्ययन की जो शाखा होती है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है कि हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं। जो हमारा हार्ट है, हृदय है, उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, तो उस आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं। अब उस आवरण का क्या कार्य होता है, वो हमारे हार्ट की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, और उसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य किस तरल पदार्थ का है।
जो पेरिकार्डियम है उसका भी है और एक तरल पदार्थ और पाया जाता है उसका भी है। उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जो हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम तरल, जो हार्ट को नम बनाए रखता है। नम का मतलब होता है कि हार्ट को थोड़ी सी नमी प्रदान किए हुए रखता है वो, जिससे क्या होता है हमारे हार्ट पर जब कोई चोट लगती है या फिर बाहरी आघातों से कोई चोट हमारे हार्ट पे लगती है तो उसकी वो रक्षा कर लेता है। अभी बाहरी आघातों से चोट का मतलब ये नहीं है कि आपका दिल टूट गया। पहली बात तो दिल टूटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपका दिल टूट गया ना तो उसके बाद में आप समझ लो कि आपका काम हो गया। ठीक है, फिर जो काम होगा वो शमशानों में होगा। हार्ट दिल टूटने के बाद में जो काम होगा वो शमशानों में होगा। और फिर कोई बोलते हैं मेरा दिल टूट गया, मेरा वो, अरे तेरा दिल टूट गया तो तू यहाँ क्या कर रहा है कि नहीं? भाई किसी का दिल टूट गया और वो जिंदा घूम रहा है ना, कितनी अजीब बात है। तो दिल, पहली बात दिल किसी का टूटता नहीं है, और टूटता है तो वो सीधा शमशानों में जाता है। तो ध्यान रखना, दिल, आप अपना दिल किसी से तुड़वा मत लेना, वरना आप भी वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे दिल टूटे हुए रहते हैं, वहीं पे आप पहुंच जाओगे। तो ध्यान रखना। तो अपने हृदय की जो पेरिकार्डियम तरल है उसको बनाए रखना आप लोगों को, ठीक है, तुड़वाना नहीं है अपना दिल किसी से। चलो फिर, अब वक्त कमाए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो किस प्रकार का होता है, तो मायोजेनिक होता है। स्तनधारी जितने भी होते हैं, जो स्तनधारी जो भी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, पशु हो गए, जो वगैरह हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, जिनमें स्तनधारी जो होते हैं उनमें उनका जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। और जो कीट पतंगे वगैरह होते हैं, छोटे जीव, उनका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है। तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ। 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय हृदय से उत्पन्न ध्वनि होती है, जो हृदय से जो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जो दिल से आवाज़ निकलती है, कईयों के तो दिल से आवाज़ निकलती है तो उनके तो अजीब प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं ना, वो आवाज़ नहीं, जो हार्ट की रियल आवाज़ होती है ना, जो पंप करते वक्त जो आवाज़ होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आवाज़ नहीं जो आप लोगों की निकलती है, जैसे अभी वो क्या वो डे चल रहे हैं, कौन से डे चल रहे हैं वो, तो उनमें जो हार्ट की ध्वनि निकलती है ना, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। उसकी आवाज़ जब होती है ना तो ऐसी होती है कि वो सिर्फ चिल्लाता हुआ मिलता है। तो वो आवाज़ हार्ट वाली, उसका आपको नहीं रखना है कि वो जो ऐसी आवाज़, नहीं नहीं, उसका नहीं, जो हृदय की रियल ध्वनि होती है ना, जो वो बता रहा हूँ। तो वो ध्वनि होती है, वो कैसी होती है, तो वो लब डब की ध्वनि होती है। कैसी होती है? लब डब। जब ये सिकुड़ता है लब और डब, लब डब ऐसे करता है, वो हार्ट की रियल ध्वनि होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धमनी को सुनने वाले यंत्र, यानी जो हमारी हार्ट की धमनी होती है उसे किससे सुना जाता है? जो डॉक्टर कानों में लगाए हुए रखता है उससे सुना जाता है हार्ट की धमनी को। तो हार्ट की धमनी को सुनने 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है एक, तो हृदय की जो सुनना होता है उसको सुनने के लिए, धमनी को सुनने के लिए, ध्वनि को, ये ध्वनि लिखा गया है, ये ध्वनि कर लेना, ठीक है, हृदय की ध्वनि। तो जो हृदय की ध्वनि होती है, तो ध्वनि को सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कहते हैं। और बीपी किससे नापी जाती है? ब्लड प्रेशर, तो वो स्पेग्नोमेनोमीटर, जो हमारे हाथ में लगाया जाता है ना, जो इधर हाथ में बोहनी में जो डॉक्टर लगाता है, फिर वो ऐसे कसता है, पहले उसमें हवा डालता है, फिर उसको ऐसे खोलता है धीरे धीरे, उसमें पारा भरा रहता है जो ऊपर नीचे होता है, वो होती है बीपी नापने की, उसको क्या कहते हैं? स्पेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। और जो कान में रखता है उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। तो ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का रक्तचाप, यानी बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg। mmHg जो होती है, ये याद रखना, कई बार mmHg नहीं देकर mHg दे देता है।
ऐसे ऑप्शंस में डालता है। तो आपको ये याद रखना है कि MMHG होता है। क्या होता है? MMHG। MMHG का मतलब मिलीमीटर, HG किसका प्रतीक चिन्ह? पारे का, तो मिलीमीटर प्रति पारा। ये होता है 120 से 80 MMHG। अब इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ, बोल के समझाऊंगा, सुन लेना और ध्यान रखना कि 120, तो 120 से एक तो होती है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन जो होती है वो बीपी हाई होने से होती है। हाइपर जो बीपी हाई, और हाइपो यानी बीपी लो होने पर। लो होने पर क्या होता है, जो 120 है उससे कम हो जाती है, यानी ये तो हो जाती है 100, और जो 80 होती है वो कितनी हो जाती है, तो 80 वाली जो होती है वो हो जाती है लगभग 60 या 70 के आसपास। तो ये दोनों जब कम हो जाते हैं ना, तो हो जाती है बीपी लो। ठीक है। एक हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन होती है जब 130, ये तो पहुंच जाती है 130, और ये 80 वाली पहुंच जाती है 90 या फिर 100 पहुंच जाती है। तो उससे क्या होता है, हाइपोटेंशन, यानी बीपी हाई और बीपी लो। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय में शुद्ध रक्त बहता है। अभी हार्ट मैंने दो बताया था, एक धमनियाँ होती है, एक शिराएँ होती हैं, जो हृदय को हमारे शरीर में, जो ये धमनियाँ और ये रक्त नलिकाएं होती हैं। तो रक्त नलिकाएं दो होती है, एक धमनी होती है, एक शिराएं होती हैं। ठीक है। तो धमनियाँ जो होती है, शुद्ध रक्त का ले जाने का काम किसका होता है? धमनियों का। तो इसको एक ट्रिक से याद रखना, शुद्ध ये छोटा नाम है, तो छोटे के लिए बड़ा और बड़े के लिए छोटा। अशुद्ध के लिए शीरा, अशुद्ध नाम बड़ा है तो उसके लिए शीरा नाम छोटा है। थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना, जल्दी याद होगा। फिर इसमें अपवाद, इसमें अपवाद कौन कौन सा होता है? अपवाद के लिए पल्मोनरी जो शीरा होती है, यानी महाशीरा, पल्मोनरी शीरा यानी महाशीरा, जो महाशीरा होती है उसमें शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन महाशीरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये हो गया अपवाद। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है कि हृदय में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो हृदय में अशुद्ध रक्त का प्रवाह, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? तो शिराओं में होता है। हार्ट में अशुद्ध रक्त को ले जाने और लाने का काम किसका होता है? शिराओं का होता है। लेकिन अपवाद के तौर पर महाधमनी यानी पल्मोनरी धमनी, महाधमनी जो होती है वो अपवाद होती है। उसमें कैसा बहता है? शिराओं में अशुद्ध बहता है, लेकिन महाशिरा में कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथलैब क्या है? कैथलैब, ये क्वेश्चन आता है कि कैथलैब है, तो कैथलैब क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसे मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव क्वेश्चन लगता है। कैथलैब क्या है, तो इसको ध्यान से समझना, इसलिए मैंने लंबी पूरी लाइन इसमें डाल दी है कि हृदय विभाग से संबंधित है। जो कैथलैब होती है वो एक लैब होती है जिसमें जो हृदय विभाग से संबंधित है। इसमें कोरोनरी धमनी, जो कोरोनरी धमनी होती है उसका उपचार किया जाता है। तो कोरोनरी धमनी का उपचार कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कैथ लैब में किया जाता है। और कैथ लैब में क्या है? क्या है कैथ लैब? तो वो एक हृदय विभाग से संबंधित एक जो लैब होती है उसमें कोरोनरी धमनी का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मैंने बताया था हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन तो आर्मी में बहुत बार आता है, आर्मी में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आर्मी में तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसके साथ साथ ये जो कोष्टक में मैंने डाल रखा है, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि एक बार धड़कने में हार्ट को, एक बार हार्ट को धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय, 0.8 सेकंड एक बार धड़कने में हार्ट को समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि मछली के हृदय में, हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। और मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 कक्ष किसके होते हैं? मछली के हृदय में, एक नीले एक आलिंद।
तो एक नीले और एक आलिंद होता है मछली के हृदय में। फिर है मेंढक के हृदय में। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने एक कोष्टक में डाल दिया और एक ऊपर। तो मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। ये कई बार पूछ लेता है, तो पूछता है तो या तो मछली का पूछता है या फिर मनुष्य का पूछता है। तो आदमी में तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, सबको पता है। मछली में होते हैं 2, और जो मेंढक होता है, मेंढक में कितने होते हैं? तो 3। मेंढक में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के हृदय को कहते हैं, मछली का जो हार्ट होता है उसे विंस हृदय कहते हैं। विंस हृदय, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, विंस हृदय क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि केवल अशुद्ध रक्त किस जीव के हृदय में बहता है? तो केवल अशुद्ध रक्त किस जीव के हृदय में बहता है? तो वो बहता है मछली के हृदय में। किसके हृदय में? मछली के हृदय में। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? यानी जो हार्ट की सर्जरी किस डॉक्टर ने विश्व में? तो विश्व में किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये कहाँ का रहने वाला था? तो दक्षिणी अफ्रीका का। दक्षिणी अफ्रीका का। कहाँ का रहने वाला था? दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिसने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। ठीक है, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। और कहाँ पर किया था? तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। कहाँ पर किया था? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इसने पहले किया था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया था और एकदम से इसने सफलतापूर्वक जो सर्जरी की थी, डॉक्टर वेणुगोपाल ने सर्वप्रथम हार्ट प्रत्यारोपण भारत में किया था। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिराएं व धमनियों में से बीपी का नाम अधिक किसका होता है? बीपी का मान, जो शिराएं होती हैं और जो धमनियां होती हैं, तो मैंने बताया था शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। तो इनमें से जो बीपी होती है, यानी नलिकाओं में ब्लड प्रेशर, यानी रक्त के प्रवाह की जो दर होती है उसे बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी का मान अधिक किसका होता है? तो शिराओं में अधिक होता है या धमनियों में अधिक होता है? तो धमनियों में होता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो इस शुद्ध रक्त बहता है, तो इसके कारण इसका बीपी का जो मान होता है, यानी ब्लड का जो प्रेशर होता है, वो धमनियों में अधिक होता है शिराओं की वजह, और शिराओं में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिराओं की अपेक्षा, नोट में देख लेना कि शिराओं की अपेक्षा धमनियों की दीवार मोटी होती है व गुहा छोटी होती है। शिराओं की अपेक्षा धमनियों की दीवार मोटी होती है। धमनियों की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और शिराओं की जो होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। तो ये नोट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कि ब्लड प्रेशर का मापन, यानी बीपी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मैंने पीछे बताया था स्पेग्नोमेनोमीटर। स्पेग्नोमेनोमीटर जो होता है पंप होता है, जो जिसे डॉक्टर ऐसे दबा के फिर उसको धीरे 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 खोलता है, तो वो स्पेग्नोमेनोमीटर होता है, जिसे बीपी का मापन डॉक्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है कि हृदय का मापन कौन सी धमनी में करते हैं? तो हृदय का मापन, पहली बात तो हृदय का मापन, तो हृदय का मापन किस, तो ब्रेंकियल धमनी में। ठीक है, तो किस में करते हैं? ब्रेंकियल धमनी में। ब्रेंकियल धमनी में। फिर हृदय की धड़कन का मापन, जो धड़कन जो होती है उसका मापन किस में करते हैं? तो रेडियल धमनी में। जो हमारी रेडियल धमनी होती है हार्ट की, उसमें हृदय का मापन करने के लिए रेडियल धमनी से किया जाता है। रेडियल धमनी कहाँ होती है? जो हमारे हाथ में जो वेद होता है, जो नाड़ी देख के ऐसे हाथ को पकड़ के जो पता चल जाता है, उसको हाथ को पकड़ता है तो कि इसके हार्ट का वो पता करने के लिए हमारे हाथ को ऐसे पकड़ता है, ऐसे करके वो पकड़ता है, तो वो रेडियल धमनी को पकड़ता है। ठीक है, तो रेडियल धमनी को पकड़ के उसको हार्ट की धड़कन जो होती है, पंपिंग जो होता है, उसका पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय दर का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? जो हार्ट होता है उसके पंपिंग का होता है, उसमें रक्त बहने का जो होता है, उसका जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के किस भाग का होता है? तो मस्तिष्क का जो एक भाग होता है मेडुला ओब्लागेटा, तो मेडुला ओब्लागेटा का ये होता है। ठीक है, मेडुला ओब्लागेटा हार्ट के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लागेटा करता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की मरमर रोग, हृदय में एक रोग होता है मरमर रोग, मरमर रोग का कारण है, तो हृदय में मरमर रोग का कारण क्या है? तो हृदय के कपाट में खराबी होने पर, जो हृदय है उसमें दो कपाट पाए जाते हैं। कपाट कौन कौन से पाए जाते हैं? दो ही नहीं कपाट पाए जाते हैं। जो धमनियों से रक्त शिराओं में आता है, तो जैसे दायां आलिंद से बायां आलिंद में जाता है, बायां आलिंद से दायां आलिंद में जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, दो बार फिल्टर होता है, हार्ट से रक्त दो बार होके गुजरता है। तो वो जाता है तो उस वक्त, तो जब आलिंद से नीले में जाता है और नीले से आलिंद में आता है, तो उनके बीच में कपाट पाए जाते हैं। तो जब हृदय के कपाट में खराबी होने के कारण, तो हृदय में के कपाट में खराबी होने पर हृदय धमनी कम हो जाती है, तो उससे हृदय की जो धमनी होती है वो कम हो जाती है। और ये धमनी है, ये ध्वनि है, तो ये धमनी लिख गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस प्रिंटिंग है। तो हृदय का उसके कारण क्या होता है? हृदय का मरमर रोग हो जाता है। फिर हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? तो हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के जमने से होता है। किसके कारण होता है हार्ट अटैक? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण। तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि हो जाती है, तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? उसके कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसा। जो वसा होती है वो शरीर की जो धमनियाँ होती है, जो शिराएँ वगैरह होती है, उन पे ऐसे उसकी लेयर बन जाती है। वो लेयर बनाते जाता है, उसके बाद में क्या होता है, जो जो वो जिस नलिका में वो लेयर बना लेता है, वहाँ पे उससे वो उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने पर क्या होता है? उसमें से रक्त नहीं जा पाता, रक्त आगे नहीं जा पाता, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि। फिर है ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगता है? जब हमारे शरीर पे कहीं चोट लग जाए, जैसे मेरे को मान लो यहाँ पे चोट लग गई, मान लो कंधे पे चोट लग गई, कहीं पर भी चोट लग गई, हाथ पे चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, तो वहाँ से खून आता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो उसके वक्त ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगता है? मैंने कल बताया था कि रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो कौन सी प्रोटीन बताई थी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और जो और भी कुछ तत्व होते हैं, तो वो जो ब्लड का वहाँ पे क्लॉट बनता है, खून का क्लॉट बनता है, उसमें कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर रक्त का क्लॉट लगभग बन जाता है। ठीक है, चोट ज़्यादा लगती है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, नहीं बनता, लेकिन रक्त नॉर्मली रक्त 8 मिनट के अंदर जो आपके लगी हुई होती है वो सही नहीं होती, ब्लड रुक जाता है, ब्लड आना थम जाता है। क्लोटिंग का मतलब ब्लड का रुक जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के। विटामिन के होती है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होती है, ध्यान रखना। ब्लड क्लॉटिंग में सहायक तत्व है, यानी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा होता है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा जो तत्व होता है? वो होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदी पदार्थ कौन सा होता है? जो हमारा रक्त होता है उसमें पाया जाने वाला प्रतिस्कंदी पदार्थ, तो रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदी पदार्थ जो होता है वो होता है हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन, ध्यान में रखना। रक्त में जो प्रतिस्कंदी पदार्थ पाया जाता है वो हिपेरिन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। जो ब्लड बैंकें होती हैं हॉस्पिटल वगैरह में होती है, जहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है, हम लोग भी जाते हैं ब्लड डोनेट करने, तो वो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो उसको सुरक्षित रखा जाता है, तो सुरक्षित रखा जाने के लिए
ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है तो उसको किस चीज़ में रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है, कौन सा पदार्थ उसमें मिलाया जाता है जिसके कारण वो होता है, वो एकदम से सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है तो उस कहाँ पे रखा जाता है, तो ब्लड डेक्सट्रोज में रखा जाता है। डेक्सट्रोज में 38 डिग्री सेंटीग्रेड 38 डिग्री तापमान के ऊपर, और सोडियम साइट्रेट के विलियम में, सोडियम साइट्रेट का विलियन उसमें मिलाया जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड को रखा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड को रखा जाता है, ये याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। आगे जो आता है कि ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप हमारे जो रक्त जो समूह होता है, जैसे किसी में ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में ओ होता है, किसी में ए बी होता है, तो वो उसके बारे में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में होते हैं, तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है ए, दूसरा कौन सा होता है, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, और चौथा कौन सा होता है ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। फिर मनुष्य में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। जब आपको पूछे कि हम मनुष्य में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है 4 प्रकार का। और अगर ऐसे पूछे कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है, मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है, अगर ऐसे पूछे तो ए बी ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि ए बी ओ प्रकार का, अगर मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है तो ए बी ओ प्रकार का होता है, और मनुष्य के ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, और ब्लड ग्रुप होता है तो ए बी ओ प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज, अभी मैंने बताया था कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज बाद में हुई थी, तो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो डी कैस्टिलो। ये क्वेश्चन आर्मी वगैरह में तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन अगर आता है ब्लड में से तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा होगा, तो डी कैस्टिलो। कौन सा होगा, डी कैस्टिलो। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जो मनुष्य में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है कि इसमें ए ब्लड ग्रुप है, इसमें बी है, इसमें ए बी है, इसमें ओ है, तो इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस चीज़ के को देख कर किया जाता है कि हाँ इसमें ये चीज़ है तो इसका ओ है, इसका ए है, इसका बी है। तो किस चीज़ को देखकर इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण, तो आरबीसी की सतह, जो रेड ब्लड सेल मैंने कल आपको पढ़ाई थी, आरबीसी रेड ब्लड जो सेल होती है, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, तो हमारे शरीर में जो एंटीजन और एंटीबॉडी दो होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का, एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, तो शरीर में जो अगर कोई बाहरी अगर कोई बैक्टीरिया हुआ या फिर कोई वायरस हुआ, जीवाणु विषाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको नष्ट करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडीज का होता है। जो एंटीबॉडीज कहाँ पर होती है, रक्त में पाई जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन होता है जो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला जो एंटीजन होता है, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप जो होता है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अभी ये आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें उसमें ए एंटीजन, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ये याद रखना, थोड़ा सा उल्टा होता है कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाया जाता है, और जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें बी एंटीजन और ए ब्लड एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ऐसा कौन सा ओ जो होता है, जो ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी उसमें, दोनों एंटीजन किस में पाए जाते हैं, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि एबी जो होता है, एबी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें कोई एंटीजन इसमें दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी इसमें ए और बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रक्त समूह है जिसमें दोनों, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने पीछे बताया था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों एंटीजन, तो एंटीजन तो उसमें दोनों पाए जाते हैं और एंटीबॉडी उसमें नहीं पाया जाता। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ऐसा रक्त समूह, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। और एंटीबॉडी ओ जो होता है उसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी दोनों उसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा रक्त समूह जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ओ, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ओ, यानी हम सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, सबको ब्लड दान दे सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है। और सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो भी होते हैं वो सबसे ले सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते। जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है वो सर्वदाता होता है, वो सबको दे सकता है, किसी को भी ब्लड की आवश्यकता हो तो ओ वाला दे सकता है, ए बी वाला सर्वग्राही होता है, ये सबसे ले सकता है, किसी को दे नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच, अभी ब्लड ग्रुप वगैरह हो गया, इसके आगे आता है आरएच कारक। आरएच कारक की खोज किसने की थी, तो आरएच कारक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो लैंड स्टीनर और विनर दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किस में की थी, तो आरएच कारक की खोज किस चीज में, तो लैंड स्टीनर और विनर ने आरएच कारक की खोज किस में की थी, मक्काका रिसस नाम का एक बंदर था उसमें, मक्काका रिसस नाम के बंदर में आरएच कारक की खोज की थी लैंड स्टीनर व विनर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनमें, तो भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो आर एच, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना, मिसप्रिंटेड हो गया है कि आर एच, जिसमें आर एच पॉजिटिव है, यानी जिनमें आर एच फैक्टर जो होता है वो उनमें पाया जाता है, जिनके ब्लड में आर एच पॉजिटिव है, जिनके ब्लड में आर एच कारक पाया जाता है, तो 93% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में आर एच कारक पाया जाता है, और 7% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में आर एच जो होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आर एच पॉजिटिव पुरुष और आर एच नेगेटिव महिला की शादी कराने से मना डॉक्टर करता है और उनको शादी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, अभी तो उसका एक इंजेक्शन लगता है जिसके कारण वो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पहले उनको नहीं करते थे। उनको क्या होता था कि मान लो कोई आर एच पॉजिटिव का कोई पुरुष है और आर एच नेगेटिव की कोई महिला है, इनके बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाता, मतलब इनकी शादी हो जाती है, उसके बाद में इनके बीच में कुछ होता, तो उसके बाद में इनसे जो प्रथम संतान प्राप्त होती वो क्या होती, एकदम से नॉर्मल होती, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद में जो सेकंड संतान होती वो जन्म से पूर्व ही मर जाती थी। क्यों मर जाती थी, तो वो मरने का कारण था ये आर एच कारक। क्या था, क्योंकि उनमें उनसे प्राप्त होने वाली प्रथम संतान सामान्य होती है, लेकिन द्वितीय संतान की गर्भपात के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। थोड़ा सा मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है क्योंकि आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इस कारण से, तो वो कोई नहीं, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग होते हैं जिनका आर एच पॉजिटिव होता है, यानी आर एच कारक उनमें
प्लस होता है। तो विश्व में 85% और भारत में तो मैंने बताया था आपको 93% होते हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जिनका RH नेगेटिव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको लगभग बता दिए। ब्लड में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, हार्ट में से कोई क्वेश्चन आता है, तो इनसे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगभग इनमें से, लगभग नहीं, मेरे कहने का मतलब 100% इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस होने का कारण, इरिथ्रोब्लास्टोसिस होने का कारण क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस जैसे मैंने आपको बताया था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेनस यानी RH पॉजिटिव का पुरुष और RH नेगेटिव की महिला के बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो उनकी पहली संतान तो सही होगी, और जो दूसरी संतान होगी वो मर जाएगी। तो दूसरी संतान के मरने का कारण क्या होगा? जो RBC होती है वो RBC फट जाती है। क्यों फट जाती है? कि ये दोनों, मान लो इसका प्लस है और इसका नेगेटिव है, तो ये दोनों होती हैं, तो ब्लड में ये दोनों जब चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो होता है RH फैक्टर वो निर्धारण नहीं हो पाता, और उससे क्या होता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि कारण पूछ लिया जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस होने का कारण है, तो RBC का फटना, या फिर और कोई ऑप्शन दे देता है कि WBC का गड़बड़ा जाना, प्लेटलेट्स का गिर जाना, कुछ ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो ध्यान रखना कि RBC का फटना, RBC के फटने के कारण होता है जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। आगे आपका ये है कि चैनल को आप सभी लोगों को सब्सक्राइब कर देना। आज की क्लास इतनी ही थी। मोस्ट क्वेश्चंस जो हार्ट के बारे में बनते थे, जो ब्लड के बारे में बनते थे, जो RH फैक्टर के बारे में, जो ब्लड ग्रुप के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इस बेहतरीन क्लास होगी, अच्छी क्लास होगी जैसे आज की क्लास थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने छांटा है, उनका एक अलग पूरा क्वेश्चनों को एक जगह आप सभी लोगों को करके मैंने दिया है। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा और ही ज़्यादा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अच्छे से आपको समझाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बेल आइकन को प्रेस करने पर क्या होगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।